नेक्स्ट स्लाइड है वो है अपनी ईडियम्स की। आज के अपने ईडियम्स क्या रहेंगे, चलिए देखते हैं। पहला, डाई हार्ड। डाई का मतलब होता है मृत्यु और हार्ड का मतलब उसको चैलेंज करना कि इतनी आसान से नहीं मरूंगा मैं। डाई हार्ड का मतलब हो गया मुश्किल से मरना। मुश्किल से मरने का मतलब है संघर्ष करना, और संघर्ष कैसा करना, बहुत ही खतरनाक संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, है ना। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल में लड़े रहना। जल्दी से मरने वाला मैं नहीं हूं, ठीक है ना, चाहे कितने भी कुछ भी कर लो। जैसे सैनिक होते हैं, युद्ध करते हैं युद्ध स्थल पे, तो वो डाई हार्ड की स्थिति होती है उनकी, मतलब वो ये मान के चलते हैं कि मरेंगे ना तो 15-20 को लेकर मरेंगे, ठीक है ना। तो डाई हार्ड यानी कि स्ट्रगल करेंगे मरते दम तक। डाई हार्ड एक मूवी भी बनी हुई है, बड़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखो तो उसमें पता चलता है कि वो हीरो है, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी आती है लेकिन फिर भी मतलब वो कह सकते हैं कि कॉम्बैट करता है पूरी मूवी में। डाई हार्ड की पूरी सीरीज है 1 2 3 4, ठीक है ना। चारों में ही वो एक पुलिस वाला होता है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से वो कॉम्बैट करता रहता है। डाई हार्ड ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें मरने के चांसेस पूरे हैं लेकिन वो उसमें मरता नहीं है। सॉरी, हाँ जी। तो परसिस्टेंट इन स्ट्रगल यानी स्ट्रगल करते रहना, जुड़े रहना, मरना नहीं उस पर, मतलब मरते दम तक कार्य करना लेकिन मरना भी नहीं है, स्ट्रगल पूरा करना है। एक तो आसान मौत होती है, एक आसान मौत नहीं होती। तो डाई हार्ड का मतलब मुश्किल के समय में भी क्या करना, स्ट्रगल करना। डाई इज कास्ट। कास्ट योर वोट, डाल दो, अपना वोट डाल दो। तो कास्ट का मतलब है डालना या फेंकना, थ्रो, ठीक है ना। कास्ट का मतलब थ्रो। डाई यहां पे डाई नहीं है, ये पुराना शब्द है जो किससे बना है, आजकल के डाइस, आपने सुना पासे, अब पासे फेंक दो। इसको अगर डाइस कास्ट करोगे तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली में डाइस इज कास्ट यानी कि पासों को फेंक दो। आपने पुराने समय में गेम देखा होगा जिसे चौपड़ पासे का गेम भी बोलते हैं, पुराने समय में खेला गया था। श्री कृष्ण, अब महाभारत में देखा होगा आपने कि शकुनी है, उसमें मायर खिलाड़ी थे। आजकल ये जुए की श्रेणी में आता है। कुछ जैसे डाइस वाले गेम होते हैं जैसे लूडो वगैरह, वो भी आजकल जिसमें पैसे लगते हैं वो सारे गेम होते हैं, गैम्बलिंग होते हैं। तो अब आपने क्या कर दिया, अपने पासे जब तक हाथ में है तब तक आपकी बाजी हाथ में है। जैसे ही आपने पासों को फेंक दिया यानी कि डाइस इज थ्रो। कास्ट का मतलब होगा, डाई इज कास्ट का मतलब हो गया डाइस इज थ्रोन, पासों को आपने फेंक दिया। इसका मतलब हो गया आपने वो काम कर दिया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। उसी यही हुआ था महाभारत में कि उनको क्या कहा, चौपड़ पासे का माहिर खिलाड़ी कौन था इस गेम का, वो था शकुनी। तो कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ, ये गैम्बलिंग करवाई उसने, तो गैम्बलिंग करवाई तो पांडव इसमें हारे थे। तो अंतिम जो डाई इस कार्ड जो पांडव ने किया था उसमें पासा फेंक दिया, और पासे में शर्त किसकी लगी थी आपको भी पता है, वो डेफिनेट जो शर्त थी उसमें सब कुछ वो हार गए, सब कुछ हार गए, ठीक है ना। तो डाई इज कास्ट, वहां से डाइस इज थ्रोन, आपने पासे फेंक दिए। इसका मतलब अब आपने जो कर दिया ना, जो आपने कर दिया अब इसको आप बदल नहीं सकते। ये तब आता है काम में जब आपने जो कार्य कर दिए यानी अपने पासे फेंक दिए तो आप उसको पलट नहीं सकते। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो आपने गलती की है तो भुगतान करना ही पड़ेगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो इवन पांचाली है, पांचाली को भी द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था, द्रौपदी को भी उन्होंने उसमें दाव पे लगा दिया था, ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द्रौपदी को दाव में लगा दिया। अब वो पासे फेंक दिए, वो हार गए, तो अब वो पासे वापस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो डाइस का यानी कि डाइस इज थ्रोन, पासों को फेंक दिया। अब आप अपना जो, इसका मतलब हो गया आपने जो कार्य कर दिया ना उससे भाग नहीं सकते और उसको बदल भी नहीं सकते, आपने पासों को फेंक दिया। तो इस तरह से डाई इज कास्ट। डाई हार्ड का मतलब हो मरते दम तक कोशिश करना, खतरनाक संघर्ष, और डाई इज कास्ट का मतलब अपने पास से फेंक देना। डाई इन हार्डनेस, अब हार्डनेस क्या होता है, देखिए पुराने समय में लड़ाइयां जो होती थी वो घोड़ों पे होती थी, और घोड़ों को ऐसे ही थोड़ी सीधा घोड़े पे बैठ गया, नहीं, उसके ऊपर साज सज्जा पूरी लगा के, सीट वगैरह लगा के फिर बैठ के फिर पूरा काम होता था। तो हार्डनेस का मतलब घोड़ा अगर ऐसे ही है घर में कैजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको युद्ध के लिए लिया जाता है या उसका काम में लगाया जाता तो घोड़े को पूरा सज्जा करके उसके ऊपर बैठने का वो लगाया, पूरा सिस्टम लगाया जाता, तो उसकी जो साज सज्जा होती थी उसे हार्नेस बोलते हैं, ठीक है ना।
अब डाई इन हार्नेस, अब घोड़ा अगर मान लीजिए सीधा ही मर रहा है अपने घर पे, तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो सीधा मर रहा है, तो डाई इन हार्नेस नहीं है वो तो घर पे ही मर गया। अब डाई इन हार्नेस, उस घोड़े के ऊपर पूरा साज सज्जा किया हुआ घोड़ा है और वो वहां पे मर रहा है, तो इसका मतलब साज सज्जा कब की जाती है, पहले इस प्रश्न का उत्तर समझिए। साज सज्जा इसका मतलब अब घोड़े को आपने साज सज्जा की है, इसका मतलब आप उसको काम में ले रहे हो, या तो युद्ध के लिए या बाजार ले जा रहे हो, यानी एक्टिव काम कर रहा है वो, तब वो मर रहा है। यानी कोई व्यक्ति एक्टिव काम करते हुए मर रहा है ना, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, कि एक्टिव उस काम को करते हुए मर जाना। अगर वो घोड़ा घर में सीधा ही मर रहा है ना, तो डाई इन हार्नेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्नेस उस पर लगा ही नहीं, वो एक्टिव था ही नहीं, ऐसे ही मर रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए वो मृत्यु हो जाती है उसको, तो उसे डाई इन हार्नेस कहते हैं, यानी कि उस कार्य में वो एक्टिव था और उस समय वो मर गया, अब उसके घर वालों को पूरे लाभ मिलेंगे। तो डाई इन हार्नेस वहां से आया हुआ है। हार्नेस घोड़ों की सज्जा होती है, और घोड़े को सजाया या उसके ऊपर सारी गद्दी वद्दी कब लगाई जाती है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल करते हुए यानी काम करते हुए कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे बोलते हैं डाई वाइल सर्विस। जब कोई व्यक्ति सर्विस में होता है, कोई काम कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है उसमें, उस समय मृत्यु होती है, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डॉक्टर्ड द अकाउंट, अकाउंट का मतलब हो गया कोई भी कार्य है और उसमें, या कह सकते हैं कोई खाते वगैरह हैं। डॉक्टर्ड का मतलब समझो, डॉक्टर्ड का मतलब हो गया कि उसमें जालसाजी करना। डॉक्टर्ड का मतलब होता है जालसाजी, मीनिंग पता होना चाहिए आपको, जालसाजी करना। अब जालसाजी किसमें? अकाउंट में, जैसे पैसों की हेराफेरी करना, और किसी से झूठे साइन करवा लेना, चेक पे झूठे साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी पे झूठे साइन करवा लेना, जालसाजी करना, उसे बोलते हैं डॉक्टर्ड का मतलब जालसाजी। अकाउंट यानी कि अकाउंट कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। टू मैनिपुलेट द अकाउंट तो हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई जालसाजी की जाती है, या उसके स्पेशली जालसाजी किस वे में, उसके जितने भी दस्तावेज होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी की जाती है, उसे बोलते हैं डॉक्टर्ड द। मैनिपुलेट का मतलब जालसाजी। टू होल्ड वाटर, ये वाली चीज आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड वाटर का मतलब हो गया कि अपीयर टू बी वैलिड साउंड, कोई बात ऐसी है जो सही लगती है आपको, टू होल्ड वाटर होता है, और कोई बात आपको वैलिड नहीं लगती है तो डज नॉट होल्ड वाटर होता है। कि ये पानी है, जैसे उसको होल्ड वाटर का मतलब है कि कोई चीज आप होल्ड कर रखा है अपने वाटर को, इसका मतलब सही है तभी कर रखा है, अदरवाइज सही नहीं होती तो वो हिल जाता, गिर जाता पानी। तो अब इसका कोई वैसे तो लॉजिक है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो होल्ड वाटर का मतलब है कोई चीज आपको क्या लगती है, वैलिड लगती है, सही लगती है, तब होल्ड वाटर आता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप इसको याद ही करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूं। डॉग इन द मैंजर, लेकिन ये आता कैसे? होल्ड वाटर नहीं आता, डज नॉट होल्ड वाटर आता है जनरली। तो उसका उल्टा हो जाएगा, डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब हो गया कि वो क्या है, बात सही नहीं है। कोई बात सही नहीं होती है तो डज नॉट होल्ड वाटर, कोई बात सही होती है तो होल्ड वाटर। डॉग इन द मैंजर, हाँ इसकी कहानी है, एशप्स की फेबल लिखी हुई है, बड़ी ही अच्छी कहानियों की किताब है। उसमें उसी में एक एनेक्डोट आता है। क्या आता है कि एक कुत्ता होता है, जो मैंजर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मवेशी वगैरह क्या होते हैं, इस तरह से होता है, मवेशी आके यहाँ पे खाना खाते हैं, गाय वगैरह, जनरली गाय, ये सारे गाय यहाँ पे घास वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे। अब डॉग इन द मैंजर का मतलब ये मैंजर है, इसमें कोई कुत्ता आ गया, पे बैठ गया। अब सारी गाय भूख लगी उनको, काम जितना भी करके आ गई वो सारी खाने के लिए, जैसे ही घास फूस खाने के लिए वो जाती है इस मैंजर में, तो ये कुत्ता भौंकने लग जाता है, नहीं आने दूंगा, जाओ यहाँ से। तो गाय को गुस्सा आता है कि भैया ये घास भी नहीं खाता, ये घास है, ये किसका भोजन है, ये हमारा गायों का भोजन है, और ये खा भी नहीं रहा है और न हमें खाने दे रहा है। भाई इसके खाने की चीज़ भी नहीं है, लेकिन हम जो खा रहे हैं उसको भी नहीं खाने देते हैं। तो डॉग इन मैंजर मतलब वो मैंजर यहाँ पे आ जाता है, वो जहाँ पे घास खाने वाली जगह होती है ना, ये खान, यहाँ पे आ गया वो डॉग और उनको खाने नहीं दे रहा है। तो डॉग इन मैंजर का मतलब वो स्थिति हो गई कि ये कुत्ता न तो खुद खा पा रहा है, घास खाता नहीं कुत्ता, और न ही गायों को खाने दे रहा है, ठीक है ना। तो डॉग इन मैंजर का मतलब अ पर्सन नीदर एंजॉयज नॉर लेट अदर एंजॉय, एक ऐसा व्यक्ति जो न खुद तो आनंद प्राप्त करता है, न तो वो खुद खा पा रहा है,
न तो खुद मस्ती में रहता है और न दूसरों को मस्ती में रहने देता है, दूसरों को भी परेशान करता है। खुद तो परेशान होता ही है, दूसरों को भी परेशान, कि मैं परेशान हूं तो औरों को भी करूंगा, अगर मैं नहीं खा सकता तो इनको भी नहीं खाने दूंगा। तो डॉग इन मैंजर का मतलब हो गया, मैंजर आपको पता होना चाहिए, जैसे मवेशी वगैरह होते हैं उनके घास फूस खाने का वो एक स्थान होता है पतली सी ऐसी, जिसमें वो जाके आराम से खा सकते हैं। तो अ डॉग इन मैंजर, डॉग वहां पे चला गया तो डॉग क्या कर रहा है, उनको खाने नहीं दे रहा है, उन पर भौंक रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो न तो खुद किसी चीज को एंजॉय करता है और न दूसरों को करने देता है, जैसे ये घास नहीं खा पा रहा था कुत्ता, खुद भी नहीं खा रहा है क्योंकि ये खाता नहीं है घास, और दूसरों को भी नहीं खाने देता है। आगे चलते हैं। डोंकीज ईयर्स, डोंकी गधे को बोलते हैं, ईयर्स ये एक्चुअली में एक स्लैंग वर्ड्स था जो पुराने समय में था, किसी व्यक्ति को जैसे बोलते हैं जिसके कान लंबे होते थे उसके लिए आता था, डोंकीज ईयर्स होता था ये, डोंकीज ईयर्स, गधे के कान। अब गधे के कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं, देखो बहुत लंबे होते हैं उसके कान, उसके चेहरे से भी लंबे। सबसे जनरली जिसके कान लंबे होते हैं वो गधा ही होता है, हाथी भी होता है, लेकिन डोंकी क्या होता है कि एक तो बहुत उसका जीवन बहुत लंबा होता है, दूसरा उसके कान भी लंबे होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डोंकीज ईयर से क्या बन गया, डोंकीज ईयर्स बन गया, ठीक है ना। अब ईयर्स लंबे की निशानी हो गई ना, तो ईयर्स भी यहाँ लंबे की, और दूसरा गधा मरता भी बहुत मुश्किल से है, बहुत लंबा जीता है। तो डोंकीज ईयर्स का मतलब हो गया बहुत ही लंबा समय, यानी कि अ लॉन्ग टाइम। ये इससे बना हुआ है, कान लंबे होते हैं, ईयर्स उससे एसोसिएट कर दिए कि डोंकीज ईयर्स, डोंकी बहुत लंबा जीता है, इसलिए क्या हो गया, अ लॉन्ग टाइम। डाउन एंड आउट, कोई चीज डाउन आ गई और फिर गायब हो गई, यानी कि डाउन, आप पहले पैसे वाले थे, डाउन आ गए पुअर, और फिर इतने डाउन आ गए कि आप क्या हो गए, रूइंड हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है ना। डाउन एंड आउट का मतलब पुअर और पूर्ण रूप से बर्बाद। डाउन टू अर्थ, कि यार वो व्यक्ति बहुत भला है एकदम, मतलब इतने पैसे वाला होने के बावजूद भी है ना जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन से जुड़ा हुआ का मतलब हम्बल, बहुत ही ऐसे नैतिक है। हम जाते हैं ना तो मतलब इतने पैसे वाला, इतना बड़ा मतलब व्यक्ति है वो आज के समय में, लेकिन हमसे भी अच्छे से बात करता है। डाउन टू अर्थ का मतलब आज भी वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ये तो सिंपल है। ड्रॉ अ लाइन, आपने रामायण देखी है, रामायण में लक्ष्मण जी ने एक, जैसे ही राम जी बाहर जाते हैं उस हिरण के शिकार के लिए, तो राम जी की आवाज़ निकालते हुए कोई व्यक्ति है, कोई दानव है, वो कहता है मुझे बचाओ, तो सीता कहती है कि आप जाइए, आपके भाई खतरे में, यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई नहीं है, वो कोई और ही है, लेकिन फिर भी उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है, तो वो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मेरी माता हो, ये आपकी कुटिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और आपसे निवेदन है कि इस लाइन को आप पार मत कीजिएगा। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बनाई, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आप जाना मत। लेकिन वही हुआ, फिर रावण आया, किसके रूप में आया, साधु के रूप में। अब साधु को अंदर नहीं आने दिया, अंदर आ नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाओ। जैसे ही सीता माता बाहर गई, यानी कि उन्होंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, जो लाइन खींची गई थी उससे बाहर आ गई, रावण उनको ले गया। ड्रॉ अ लाइन का मतलब हो गया कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे क्या की थी, एक लिमिट डिसाइड की थी कि इससे बाहर आपको नहीं आना है। तो ड्रॉ अ लाइन, इसीलिए ड्रॉ लाइन इसलिए की गई थी कि उन्होंने एक लिमिट की थी कि इससे बाहर नहीं आना है। तो कोई चीज आप लिमिट बनाते हो उसे कहते हैं ड्रॉ अ लाइन, वही उन्होंने किया, लेकिन हुआ उल्टा ही, और उसके बाद में आपको पता है क्या क्या हुआ। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जनरली जब बारिश की ऋतु होती है तो बहुत सारी फ्लाइज आती हैं अलग अलग टाइप की, और सुबह के समय आप उनको देखोगे तो वो सब नीचे गिरती हुई दिखाई देती है बहुत भारी मात्रा में। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब हो गया भारी मात्रा में नीचे गिरना। कोई भी चीज़ भारी मात्रा में नीचे गिरती है तो वो नीचे गिर जाती है, फिर उनके पंख जड़ जाते हैं, मर जाती है। तो वो 1-2 दिन का ही उनका जीवन होता है पंख वाला। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, अब देखो डक है वो पानी में नहीं रह सकती, जमीन पे भी नहीं रह सकती। अब बाहर एकदम भयंकर से तूफान आ रहा है तो डक क्या करेगी, कहीं नहीं जा सकती, वो तो पानी पे तैर सकती है और इधर उधर जा नहीं सकती, पानी के बीच में। तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म, डक है उसके ऊपर थंडर स्टॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया ऐसी स्थिति
कि बहुत ही विकट स्थिति जिसमें वो डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है इसका मतलब डक इन थंडरस्टॉर्म है, क्योंकि डक की वही स्थिति हो जाती है कि वो न तो पानी में जा सकती है और न ही उड़ सकती है और न ही इधर उधर जमीन पे कहीं जा सकती है। तो बड़ी दिक्कत वाली स्थिति, कोई रास्ता नहीं होता उसके पास में जब क्या आता है, थंडरस्टॉर्म आता है। तो दरिद्र या परेशानी वाली स्थिति होती है ना, उसे बोलते हैं डक इन थंडरस्टॉर्म, या बहुत ही मुश्किल कंडीशन को या पेनफुल कंडीशन को भी बोलते हैं डक इन थंडरस्टॉर्म। तो फिर से रिवाइज करता हूं मैं। डाई हार्ड का मतलब है मरूंगा नहीं, पूरी कोशिश करूंगा, यानी कि पूरी कोशिश करना, टूथ टू द नेल, जी जान लगाना। डाई इज कास्ट का मतलब है पासे फेंक दिए गए, अब जो होगा सो होगा, क्योंकि तुमने जो कर दिया उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। डाई इन हार्नेस का मतलब है हार्नेस कब लगाई जाती है घोड़े पे, वो एक्टिवली वर्क करता है तब। रैंडमली घर में बैठे होते हैं कोई मर जाता है तो वो कोई व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति काम करते हुए मर जाता है, एक्टिव वर्क करते हुए मरता है, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डॉक्टर द अकाउंट, डॉक्टर का मतलब होता है हेर फेर करना, जालसाजी करना। अकाउंट का मतलब किसी भी दस्तावेज में जालसाजी करना। टू होल्ड वाटर का मतलब है कोई चीज़ आपको सही दिखाई दे रही है तो होल्ड वाटर है, आपको लग रहा है ये सही है तो होल्ड वाटर, और सही नहीं है तो डज नॉट होल्ड वाटर। डॉग इन द मैंजर, मैंजर पे वो काऊ आई थी खाने के लिए, लेकिन कुत्ता भौंकने लगा कि नहीं खाने दूंगा, न तो मैं खुद खाऊंगा न तुम्हें खाने दूंगा। तो डॉग इन द मैंजर की स्थिति वो होती है जहां पे कोई व्यक्ति न तो खुद कोई बढ़िया काम करता है और न दूसरों को करना देता है, न तो खुद इंजॉय करता है न दूसरों को करने देता है। डोंकीज ईयर्स, कुत्ते के जो गधे के जो कान होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। तो ईयर से ईयर्स बना है कि लंबे, डोंकीज ईयर्स। और गधा है वो बहुत लंबे समय तक क्या है तो जिंदा रहता है, मरता बहुत, मतलब और सब जानवर मर जाएंगे लेकिन गधा बहुत धीरे धीरे मरता। आपने देखा भी नहीं होगा शायद, कुत्ते को मरते हुए देखा है लेकिन गधे को मरते हुए नहीं देखा होगा, इसीलिए उससे ही बना हुआ है। डोंकीज ईयर्स का मतलब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीता है, उसके लिए डोंकीज ईयर। डाउन एंड आउट, डाउन हो गई चीज और फिर आउट हो गई, इसका मतलब पुअर एंड रूइंड। डाउन टू अर्थ वो आज भी बड़ा ही एकदम सभ्य है, एकदम सिंपल व्यक्ति है, इतना पैसे वाला होने के बाद। डाउन टू अर्थ मतलब उसके पैर जमीन से जुड़े हुए। ड्रॉ ए लाइन, लक्ष्मण जी ने ड्रॉ की लाइन, इसका मतलब उन्होंने लिमिट डिसाइड की, इससे बाहर नहीं जाना है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, बहुत भारी मात्रा में, जैसे मैंने बताया ना वो छोटे छोटे जीव होते हैं या कह सकते हैं वो क्रिकेट्स वगैरह, ये बहुत बड़ी मात्रा में नीचे गिरते हैं, ठीक है ना। जब बारिश की ऋतु समाप्त होती है, सुबह ही 1-2 दिन का उनका जीवन होता है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, बहुत भारी मात्रा में नीचे गिरना। डक इन ए थंडरस्टॉर्म, डक की स्थिति क्या होती है, डक न तो उड़ सकती है, न पानी में जा सकती है, न इधर, और ऊपर से क्या थंडरस्टॉर्म आ गया, बिजलियां गिर रही है, तो वो क्या हो जाती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, उसकी कोई स्थिति नहीं होती, कुछ भी मनस्थिति, इतनी परेशान हो जाती है, वो विपत्ति के दिन आ जाते हैं उसके। तो ऐसी बुरी स्थिति को क्या कहते हैं, डक इन थंडरस्टॉर्म कहते हैं। मूव करते हैं आगे, इडियम्स। डच करेज, डच लोग क्या होते हैं कि एक्चुअली में पुराने समय में डच जो लोग होते थे, सुबह वैसे तो हार्ड वर्किंग होते थे, ऐसी कोई बात नहीं, युद्ध भी लड़ते थे, लेकिन शाम के समय उनको शराब पीने का मतलब भयंकर शौक था। और जब वो शराब पीते थे ना तो लेवल नहीं होता था, और शराब पीने के बाद में वो अपनी शेखी झाड़नी शुरू कर देते थे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वो कर दूंगा। डच करेज का मतलब हो गया, डच लोग है वो शराब पीकर बाद में ऐसे करेज की बात करते हैं, मैं क्या कल उसको वो कर दूंगा वो। तो डच करेज का मतलब ये हो गया कि फॉल्स करेज दैट वंस गेट आफ्टर ड्रिंकिंग, एक ऐसा करेज, एक ऐसा साहस जो कब आता है, शराब पीने के बाद आता है। तो डच लोगों की ये विशेषता होती थी, वो शाम को हर बार शराब पीते थे, उनमें नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी ऐसे शेखी झाड़ने लग जाता, गाने गाते और सब चीजें होती है। तो डच करेज कब आता है आपको पता ही है, शराब पीने के बाद ही आता है, यानी कि ऐसा साहस जो क्या होता है जनरली फॉल्स होता है। फॉल्स इसलिए होता है कि भाई चलने का भी होश नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या करेज की बातें करेगा। लेकिन डच करेज मतलब उस शराब से बहुत सांस निकलने लग जाता है, उसे बोलते हैं डच करेज। ये ऐसा करेज होता है जो फॉल्स होता है, दिखावा होता है, गलत होता है, और ये कब आता है, शराब पीने के बाद आता है ना। बहुत सारी चीज़ें शराब पीने के बाद आती है, सच्चाइयाँ भी शराब पीने के बाद ही निकलती है। तो डच करेज का मतलब क्या हुआ, ऐसा करेज जो फॉल्स होता है, ऐसा साहस जो फॉल्स है, गलत है, और शराब पीने के बाद में ऐसा आता है, मैं ये कर दूंगा, वो उस राजा को मैं देख लूंगा, यार उस प्रधानमंत्री को मैं कल ही देखो क्या करता हूँ इसके, तुम्हें क्या इतने पैसे दे दूंगा, पैसे शराब पीने के लिए नहीं है उसके पास में, कल ले जाना मुझसे इतने। तो ये साहस कब आया, शराब पीने के। ईगल आइड, उसकी आंखें तो बाज जैसी है, बाज अपनी आंखों के लिए प्रसिद्ध है।
क्यों? क्योंकि वो इतनी ऊपर उड़ते हुए भी विजिबल देख सकता है कि वहाँ पे सांप है या वहाँ पे चूहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से विजिबिलिटी उसकी क्या होती है, बड़ी शानदार होती है। तो किसी की ईगल आंखें, इसका मतलब है कि वो बहुत ही, उसकी आंखें बहुत सही है, अच्छे से वो सब चीज़ें देख सकता है, उसकी साइट है, आंखें हैं, वो एकदम सही है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए कहीं पे जाते हो शादी में और बिन बुलाए जाते हो आप। जनरली 10 बार गए आप, खाना खा लिया, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप कौन सी साइड से हो भैया, लड़के वाले की साइड से या लड़की वालों की साइड। तो वो खा रहा था, जैसे पाई खा रहा था सपोज करो, अब वो वहीं पर रुक गई, यहाँ पे गले में अटक गई। क्यों? अब वो न तो नीचे जाएगी न ऊपर जाएगी। ईट हम्बल पाई, मैंने जोड़ एसोसिएट कर रहा हूँ मैं जस्ट, कि मतलब आप उस समय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, बहुत ही ऐसे तिरस्कृत फील कर रहे हो। ईट हम्बल पाई का मतलब आप सॉरी फील कर रहे हो, अरे यार पकड़ा गया, आज तो मारा गया। तो ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज विद ह्यूमिलिएशन, आप वहाँ पे ह्यूमिलिएट तो हो गए, अरे भाई साहब आप कहाँ से हो, 4-5 लोग और भी देखेंगे, अच्छा ये क्या, ये तो इसको तो मैं भी नहीं जानता कौन है, सर मैं तो भूल गया था, ये टेंट गलत था, तो मुझे नहीं लगता ये है। इस तरह से आप ह्यूमिलिएट तो हो गए सबके सामने, और सॉरी भी बोल रहे हो, सॉरी सर, खाना भी, अब खाना यहाँ पे अटक भी गया। तो ईट हम्बल पाई का मतलब हो गया अपोलोजाइज करना, वो भी ह्यूमिलिएशन के साथ में, ठीक है ना। आपका तिरस्कार भी हो रहा है वहाँ पे, सब लोग ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आपको, और साथ में आपको सॉरी भी फील हो रहा है। ईट वंस वर्ड्स, जैसे कहते हैं ना, अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। अपने हिंदी में होता है कि मैंने मान लीजिए किसी को कुछ गलत कह दिया, तो वो कहता है नहीं अपने शब्द वापस लो, शब्द तो वापस नहीं आते, इसका मतलब ये है कि वो सॉरी फील कर रहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, इसका मतलब मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। तो ईट वंस वर्ड्स का मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया था पहले, मैं उसको वापस लेता हूँ। हिंदी में ये एकदम से सिंपल है, अपने शब्दों को वापस लेना या अपने शब्दों को निगल जाना, यानी वापस, अब निगलेगा कैसे वही बात है, लेकिन ये एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ईक आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईक आउट का मतलब है जैसा किसी व्यक्ति के पास में कोई जॉब है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन है, वो करा रहा है, तो सरकार उसको पैसे दे रही है, लेकिन उसका साइड बिजनेस भी है, जमीनों का हो सकता है कोई भी, तो एडिशनल बिजनेस होना, जिससे अलग से उसको क्या होती है, सप्लीमेंट इनकम होती है, एडिशनल इनकम होती है, उसे बोलते हैं ईक आउट, यानी कि आय के दोहरे स्रोत या उससे ज्यादा स्रोत होना। ईक आउट का मतलब सप्लीमेंट इन इनकम, यानी कि एडिशनल इनकम के सप्लीमेंट्स होना, एडिशनल इनकम उसकी आ रही है, तो जॉब से तो आ ही रही है, साथ में वो जमीनों का कर रहा है, या हो सकता है कोचिंग पढ़ा रहा है, कुछ भी, उसे ईक आउट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्बो रूम, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब खड़े हैं पास में, तो काम करने का हो नहीं सकता, कोई यार कोहनी तो कम से कम थोड़ी सी ऐसे खुले, तो भाई साहब थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर। हाँ, एल्बो रूम का मतलब हो गया इतना जगह जहां पर आप काम कर सकते, ठीक है ना। एल्बो रूम का मतलब एडिक्वेट स्पेस, फ्रीडम फॉर वर्क, ऐसा स्पेस जिसमें कोहनी रखने जितना तो हो, क्योंकि कोहनी, अगर आप काम कर रहे हो और कोहनी भिड़ रही है तो काम कैसे करोगे, ठीक है ना। तो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडिक्वेट स्पेस चाहिए। एडिक्वेट का मतलब हो गया पर्याप्त स्पेस होना। एंड इन फियास्को और स्मोक, फियास्को का मतलब होता है डिफीट या फेल, एक्सट्रीम फेल हो जाता है किसी। तो एंड इन फियास्को और स्मोक, आपने देखा होगा मूवीज में कि कोई व्यक्ति होता है, जैसे दो व्यक्ति, मैं जनरली बताता हूँ कहानी, जैसे दो हीरो हैं, एक हीरोइन है, अंत में फिर एक हीरो है, वो कहता है यार चल सिमरन तेरी है, मैं जाता हूँ, तो वो व्यक्ति जाता है, तो बाद में जाते समय उसको धीरे 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 क्या दिखाया कैसे जाता है, जैसे धुएं में बंद होते, लुप्त होते। एंड इन स्मोक का मतलब हो गया वही हो गया, ठीक है ना। एंड इन स्मोक या एंड इन फियास्को का मतलब हो गया कम टू नथिंग, उसके हाथ क्या लगा, कुछ नहीं लगा, वो दूसरे वाला हीरो ले गया और वो धुएं में कहीं समाप्त हो गया, यानी जाते हुए दिखाते हैं और फिर धुआं 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 और फिर वो बंदा गायब। एंड इन फियास्को या एंड इन स्मोक का मतलब हो गया कम टू नथिंग, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगना। एवर एंड अनन, एवर एंड अनन का नाउ एंड देन, ये याद करने वाला है। एवरी टॉम डिक हैरी, अपने बोलते हैं ना एरा गेरा, एरा गेरा, हर कोई, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया शादी समारोह चल रहा था, स्वयंवर चल रहा था, तो वहां पे सभी शूटर्स आए, बढ़िया बढ़िया सब खानदानी, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण था, जिसको कोई नहीं जानता था, वो उससे उसका विवाह हो गया, उस प्रिंसेस का।
तो उसके लिए आएगा यार उस प्रिंसेस को तो कोई एरा गेरा ले गया, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, जनरल व्यक्ति को बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी, या एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई विशेष ओहदा हासिल नहीं है, जनरली उसको कोई नहीं जानता, एक सामान्य व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एवरी टॉम डिक एंड हैरी। फिर है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें चीजों को क्या किया जाता था, डिले किया जाता था, धीरे किया जाता था। मतलब फेबियन पॉलिसी का मतलब कोई भी कार्य है उसको धीरे करना है, यानी कि डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, कि डिसीजन नहीं लिए जाते थे, धीरे कर दिए जाते थे, तो उसे बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। अंतिम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है कि ये पुराने समय में कब लागू हुआ था, सोल्जर्स पे, कि सोल्जर्स जैसे ही म्यूजिक वो सुनाई देता, इसका मतलब रण घोष शुरू हो गया तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब रण घोष शुरू होने का मतलब हो गया युद्ध के लिए तैयारी, तैयारी का मतलब मौत कभी भी आ सकती है, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया म्यूजिक सुना, सुनते ही अब इसका मतलब है अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पुराने समय में ऐसे ही होता था युद्ध। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, तो फेस द म्यूजिक का मतलब अब आप रणघोष के लिए तैयार, अब वहां पे जाओ, आपने जो किया है उसके लिए भुगतना पड़ सकता है, मतलब वहां पे कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है आपको, अगर पकड़े गए पनिशमेंट मिलेगी भी। तो ये ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, बाकी इसको एसोसिएशन नहीं होता। फिर से डच करेज, शराब पीने के बाद में जो फॉल्स करेज आता है, साहस आता है जिसमें आप बड़ी डिंगे झाड़ते हो, उसे बोलते हैं डच करेज। ईगल आइड, जो व्यक्ति आंखों में मतलब उसकी आई साइट बहुत बढ़िया होती है, कीन होती है, सूक्ष्म चीजों को भी अच्छे से देख सकता है, उसे ईगल साइट बोलते हैं, ईगल आइड बोलते हैं। ईट अ हम्बल पाई का मतलब हो गया कि ह्यूमिलिएशन को फील करना और अपोलोजाइज यानी खेद व्यक्त करना। ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को वापस लेना, अपने मैं शब्दों को वापस ले रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि मैंने जो बात कही थी मैं उसको वापस मेरे स्टेटमेंट में वापस लेता हूँ। ईक आउट का मतलब आय के अन्य स्रोत होना। एल्बो रूम, इतना स्पेस होना जिससे काम किया जा सके। एंड इन फियास्को, स्मोक, अंत किस में होना, अंत में क्या आ जाती है, स्मोक आ जाती है, इसका मतलब हाथ में कुछ नहीं लगना। एवर एंड नाउ एंड देन, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हर कोई व्यक्ति, एरा गेरा। फेबियन पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते, धीरे धीरे लिए जाते हैं, ये जानबूझकर डिसीजन को धीरे कर दिया जाता है। फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया कि अब आपने जो कार्य किया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस को आपको, यानी कि जो भी पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी। अब प्रोवर्ब्स की तरफ मूव करते हैं। आज का जो प्रोवर्ब है वो है बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट। बुरी जो न्यूज होती है वो बहुत लंबी जाती है ना। ये सही बात है, एकदम से सही है। अगर कोई गलती हो गई है तो पूरे गांव को पता चल जाएगी 15 सेकंड में। फोन नहीं थे ना उस समय भी, बहुत लोगों के पास में न्यूज बहुत जल्दी जाती थी। तो बुरी न्यूज है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, सही बात है। और अच्छी न्यूज होती है उसको तो टाइम लग जाता है। तो अच्छाइयाँ जनरल